पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है। गुवाहाटी असम का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाह होने के साथ ही असम राज्य का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुवाहाटी आसपास के राज्यों का सबसे प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक नैसर्गिक सौंदर्य संपन्न शहर है, जिसके दक्षिण में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं। गुवाहाटी अपनी अद्वितीय, विविध और रंगीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। नीलांचल की पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर असम सहित पूरे देश के सबसे प्रमुख आस्था के केंद्रों में से एक है। ये तांत्रिक अनुष्ठानों और वैश्विक मातृसत्ता की प्रतीक शक्ति का उपासना स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित ये शहर प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत है। तो आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं असम के गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र में, मिलते हैं यहाँ की स्थानीय सांसद से और पड़ताल करते हैं इस क्षेत्र में हुए विकास की और यहाँ के नागरिकों की ख्वाहिशों की। मैं कुइनुजा लोकसभा सदस्य निर्वाचित है भगवानर नामत शपथ खाई कहूँ जे विधिमते प्रतिष्ठित भारतीय संविधानर प्रति मैं एकांत निष्ठावान और अनुगत हो थकिम। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है ये गुवाहाटी शहर, जो न केवल असम का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनके लिए भी ये शहर काफ़ी मायने रखता है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और भारत से उनको की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी ये शहर ही करता है। आपके सांसद की इस कड़ी में हम हैं गुवाहाटी में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गुवाहाटी की सांसद कुइन ओझा। मैम, ये बताएं, आपके राजनीतिक जीवन का सफ़र कैसे शुरू हुआ? 1979 असम में जो एजिटेशन शुरू हुआ था फॉरेनर्स इशू में, उसमें हम लोग सारे महिला ज्वाइन किए और वो एजिटेशन 6 साल तक चलता रहा और हम उसी 6 साल घर में कम और बाहर ज़्यादा, क्योंकि हमें सक्सेस मिलना था। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का आह्वान हमें मिला था कि जो फॉरेनर्स इशू है उसको हम लोग सेंट्रल को सुनाए, उनको समझाए, और जो फॉरेनर्स अभी यहाँ इतना भर गया असम में, उनको यहाँ से निकाल के भगाना है। तो उसी एजिटेशन में 6 साल हम लोग रास्ते में रहा, बहुत तरीका हम लोग लिया ये आंदोलन सक्सेस करने के लिए, और सारा असम का जितना भी महिला था सारे वो आंसू को सपोर्ट करते हुए सब ने इस आंदोलन में योगदान किया। तभी से मैं रास्ते में निकाल आई। उसके बाद आंदोलन ख़त्म हुआ, 1985 में सिग्नेचर हुआ, साइन हुआ असम चुक्ति। उसके बाद 1985 में असम में रीजनल पार्टी असम गण परिषद, एक नया पार्टी असम में किया गया। उसमें असम के सारे लोग का सपोर्ट मिला और उसी टाइम हम सब ने, असम के लोग, असम गण परिषद का अंश बन गए। उसी टाइम से मैं अभी तक पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हूँ। आप असम मूवमेंट की आंदोलन से निकली हुई नेता हैं और आपने उसके बाद ही राजनीति का सफ़र तय किया। आप इस बेहद ही खूबसूरत शहर की मेयर भी रही हैं, तो एक मेयर के तौर पर आपने इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे? सबसे बड़ी बात है, उस टाइम मेयर का टेन्योर था सिर्फ 1 साल। तो उस टाइम मैं कोशिश कर रही थी कि शहर को साफ रखे और शहर के लिए कुछ करे, और उसी कारण पानी का बहुत ज़रूरत था उस टाइम। तो मैं दिल्ली में जाके, हमारा उस टाइम का एमपी था अरुण शर्मा, उनसे मिल के एक स्कीम बनाया पानी का। तो वो सिर्फ 400 करोड़ का था उसी टाइम का हिसाब से। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को वो
दिया, लेकिन उस टाइम जापानीज़ कोलाबोरेशन में दिल्ली में बहुत काम हो रहा था, सारे शहर में काम हो रहा था। मुझे भी लग रहा था कि मैं गुवाहाटी वासी को जो पानी का अभी इतना यहाँ में स्केर्सिटी है वो कर सकूँ, पानी दे सकूँ। लेकिन दुख की बात है उस टाइम जापानीज़ कोलाबोरेशन उन लोगों ने उसी टाइम छोड़ दिया, और वो कोलाबोरेशन छोड़ देने के कारण मैं वो स्कीम नहीं कर पाया। लेकिन 1 साल का अंदर मैं ये ज़रूर किया कि गुवाहाटी का एक साफ सुथरा पूरा नगर बना के रखा। सांसद क्वीन ओझा गुवाहाटी शहर की मेयर रही हैं और असम आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की। आप गुवाहाटी ही की बेटी है, यहीं आपने आंदोलन किया असम का, उसके बाद आप इस शहर के मेयर भी बनी, उसके बाद अब आप देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में गुवाहाटी की नुमाइंदगी कर रही हैं। किस तरह से आपको लोकसभा का टिकट मिला और आप इतने बड़े मार्जिन से जीतकर लोकसभा तक पहुंचे? ये गौरव की बात है, अब आज मैं संसद में बैठने को मुझे मिला है। टिकट कैसे मिला ये मुझे भी नहीं मालूम। शायद मेरा जो काम मैंने पहले किया सोसाइटी में और असम एजुकेशन में मेरा जो रोल रहा और गुवाहाटी में मेरा पॉपुलैरिटी, ये तीनों मिल के, क्योंकि मेयर रहने का टाइम भी मैं बहुत लोगों से जुड़ा हुआ था, ये शायद असेसमेंट हुआ। मोदी जी का आशीर्वाद मिला मुझे और मुझे टिकट भी मिला, और उनके आशीर्वाद से मैं संसद आए। इसीलिए मैं खुद को खूब बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि इस संसद में बहुत ऐसा सिद्धांत हुआ है जो हिस्टोरिकल है, और उसी का अंश हिसाब से हम भाग लिए हैं, उसमें अंश लिया है। इसलिए मैं बहुत खुद को लकी समझती हूँ, और मोदी जी का साथ संसद में बैठना ये बहुत ही छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। गुवाहाटी में सड़क मार्ग का पूरी तरह से विकास हुआ है, जो राज्य के सभी हिस्सों के साथ साथ आसपास के राज्यों को भी जोड़ता है। नेशनल हाईवे 37 असम में फैला हुआ है। गुवाहाटी से होकर गुजरने वाला ये हाईवे मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के लिए जीवन रेखा का काम करता है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। पूरे देश से यहाँ के लिए ट्रेनें मिलती हैं। शहर में बढ़ती आबादी और सड़कों पर जाम यहाँ की प्रमुख समस्या है। सांसद के तौर पर गुवाहाटी की समस्याओं को संसद में, लोकसभा में उठाती हैं और केंद्र सरकार का भी ध्यान आकर्षण कर रही हैं। जी। मैं गुवाहाटी, सिर्फ गुवाहाटी का नहीं, मेरे 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी। सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना भी प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी बात है कटाव का, नदी का और बाढ़ का, और उसका ऊपर हमारा जो नागरिक का भी, विदेशी नागरिक का भी प्रॉब्लम है, उसका भी मैं संसद में उठाया, और वो प्रॉब्लम अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे बढ़ रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में पहली प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपना ध्यान इतना दे के नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम समझ के वो काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी मान के नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। ये हमारे लिए बहुत बहुत ही आनंद का बात। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी सिरे पर बसा है गुवाहाटी शहर, और ये असम की जीवनदायिनी नदी है। असम के सभी प्रमुख शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी देती है। ब्रह्मपुत्र असम की सांस्कृतिक पहचान है, और ऐसा माना जाता है कि भारत में जितनी भी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, उन्हें स्त्री माना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को नर माना जाता है, यानी पुल्लिंग माना जाता है। ब्रह्मपुत्र असम की सांस्कृतिक पहचान है, साथ में इसका आर्थिक महत्व भी असम और पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए है, लेकिन कभी कभी इसका प्रलयकारी बाढ़ यहाँ के लोगों के लिए कष्ट भी लाता है। आपके सांसद की इस कड़ी में हम गुवाहाटी संसदीय क्षेत्र में हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहाँ के स्थानीय सांसद क्वीन ओझा। मैम, ब्रह्मपुत्र जीवनदायिनी है, असम के लिए सांस्कृतिक पहचान है। एक सांसद के तौर पर इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आप यहाँ के विकास के लिए क्या प्रयास कर रही हैं? बोला जाता है ब्रह्मपुत्र असमिया जाति का आयुष रेखा मालूम है आपको?
तो ये जब से ये नदी बहता है तब से असमिया जाति का पहचान बोलते हैं सब लोग। और हमारा असम में इनका ऊपर असमिया लोगों को बहुत भरोसा है। इन्होंने हमको कष्ट भी देता है और दूसरा बहुत कुछ भी देता है। आज बान पीड़ित लोगों ने जब बाढ़ होता है बहुत दुख सहना पड़ता है, लेकिन इसी ब्रह्मपुत्र ने उनका दोनों बीच में जब खेत उगाते उसी से हम लोग अपना पेट भरते हैं। ये दोनों साइड है, दुख भी है और सुख भी है। तो दुख और सुख ब्रह्मपुत्र नदी दोनों है आप असमी समाज के लिए, असम के लिए। तो एक सांसद के तौर पर आप संसद में इस ब्रह्मपुत्र नदी से लोगों को सुख मिले और कष्ट कम मिले, इसके लिए क्या प्रयास कर रही हैं? मैं सबसे पहले जब संसद गई थी यही प्रश्न मैंने किया था संसद में कि ब्रह्मपुत्र का जो फ्लड प्रॉब्लम है, जो कटाव का प्रॉब्लम है, वो हमारी आदरणीय मोदी जी ने इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे और क्या असम के लोगों के लिए सुख लाएंगे। क्योंकि ब्रह्मपुत्र हम अगर बहुत बढ़िया से यूज़ करें इसका बहुत ही हमारा लाभ है, लेकिन अगर इनको ऐसे ही छोड़ दे, बान आते हैं, कटाव होते हैं, तो इसीलिए अभी हमारा गवर्नमेंट ने, आपको मालूम शायद नहीं होगा, जितना भी हम लोग बोलता है जो नदी के ऊपर मठौरी बोलता है हम लोग, तो उसका ऊपर पूरा रास्ता बनाया, ब्लॉक रोड। वो तोड़ते थे पहले, अभी नहीं तोड़ते। और जितना भी बाकी है उसका भी स्कीम्स असम गवर्नमेंट ने लिया है कि उसका ऊपर रास्ता बना के उसको मजबूत करें और वो जो गांव के लोगों को दुख हर बार हर साल भुगतने पड़ता है वो ख़त्म हो जाए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट के इलाके ज़बरदस्त कटाव से प्रभावित हो रहे हैं। लगातार हो रहे कटाव के राज्य की करीब 4000 वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण और हो चुका है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पांडु पोर्ट, जो कि गुवाहाटी शहर के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर पिछले साल खोला गया, और बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी और ये पांडु पोर्ट पूरे असम के लिए एक आर्थिक तौर पर शुभ संकेत लेकर आ रहा है, न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए। मैम, पिछले साल ये पोर्ट खुला है, इस पोर्ट को खुलने में किस तरह के प्रयास आपके रहे और किस तरह से ये असम के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है? यहाँ से माल जैसे कि कोयला अभी जा रहा है और जो हमारा रॉ मटेरियल से जा रहा है और बाहर से भी सामान आ रहा है। और मैं बहुत कई लड़कों से मैं मिली हूँ, उन लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने बिज़नेस अभी शुरू किया है, ये पोर्ट से हम लोग का सामान बाहर जाता है और बाहर का सामान हम लोग लेके आता है। उनके लिए पैसा बहुत कम भरना पड़ता है। ये हमारे लिए सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रास्ते में ट्रक में माल आने से बहुत सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम होता है। उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, ऐसा मुझे बोला है। इसलिए मैं समझती हूँ जो सारे रास्ता जो वाटरवेज का और जो बाकी रास्ता है सब अगर खुल जाए तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि गाड़ी में भाड़ा ज़्यादा होता, एयर फेयर भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जहाज़ में सामान जाता है उसका फेयर कम होता है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रमुख राज्य असम से सांसद होने के कारण यहाँ के स्थानीय नागरिकों की उम्मीदें अपनी सांसद से काफी हैं। सांसद क्वीन ओझा लोकसभा में यहाँ के स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाती हैं। श्रीमती क्वीन ओझा। मैं असम का गुवाहाटी को रिप्रेजेंट करती हूँ और ये नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है। और सबसे बड़ा बात, गुवाहाटी की चारों तरफ पहाड़ी और माइटी ब्रह्मपुत्र के बीच से बह रहा है। आपकी सांसद क्वीन ओझा इस गुवाहाटी के विकास में आप लोगों को सहयोग कर रही हैं, क्योंकि आप लोग स्थानीय निकाय के सदस्य हैं।
आज आप देखेंगे कि रास्ते बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, ब्रिजें बन रही हैं, और एमपी लाट जो फंड होती है, एमपी फंड से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं। और ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक वर्ग को, बाकायदा वुमेन के लिए बोला जाए, महिलाओं के लिए, चूँकि वो खुद महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए बहुत काम कर रही हैं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे असम की संस्कृति के लिए, हमारे असम की जितनी जो लोग हैं, हर एक लोगों की, चाहे वो जो भी जाति के लोग हों, जो भी धर्म के लोग हों, जैसे मोदी सरकार, जो हमारे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उनका समय पर हम लोग का जो विकास हुआ है, यहाँ पर जो योजना आई है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भेजा है नरेंद्र मोदी जी ने, जो हम लोग का अरुणोदय, ये उजाला गैस, इसी तरह जो योजना आई है, उन लोगों ने हमारा ये वार्ड या पूरा गुवाहाटी, हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के आगे बढ़ने के लिए उनको जो साथ है, वो साथ हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा है। मुकुल जी, ये बताइए, आपकी सांसद क्वीन ओझा आपके क्षेत्र के लिए क्या कर रही हैं? बाइडेन ने ये हॉट्रो का, ये आप देख रहे हैं ना, एमपी फंड से जो दिया है, काम चल रहा है। और बाइडेन ने बहुत पश्चिम गुवाहाटी का जो एमपी होके बहुत काम कर रहा है। और बाइडेन और यहाँ गरीब को ध्यान देता है, कोई बीमारी, कैंसर रोगी और वहाँ कुछ पंगु आदमी, वो लोगों का घर जाके मैडम ने, बाइडेन ने देखा है, कोई आर्थिक सहायता देता है। सांसद क्वीन ओझा पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की सदस्य हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विषय हर मंच पर उठाती हैं। पर्यटन के लिहाज से गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। आप इस मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में मेंबर हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक प्रोमिनेंट चेहरा है, महिला है, शिक्षित हैं आप, तो संसद का और मंत्रालय का प्रयोग करके आप इस उत्तर पूर्व के क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह के प्रयास कर रही हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट को लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में बदला है, और आपने देखा है अभी जो उन्नयन का, प्रगति का जो धारा नॉर्थ ईस्ट में बह रहा है, ये बहुत गति इनका बहुत तेज़ है। और मैं समझती हूँ ये अगर मोदी जी ने यही करते रहे तो नॉर्थ ईस्ट जितना भी पिछड़ा 75 इयर्स तक, हमें 70 इयर्स तक कोई नहीं देखा, जैसा सौतेली माँ की तरह हमको देखा गया। यहाँ से तो सब लेता गया लेकिन कुछ दिया नहीं था। अभी हमें इतना मिल रहा है, अभी प्रगति जो है, खुद मैं आसाम में देखती हूँ, यहाँ में इतना सारा नया डेवलपमेंट हो रहा है। और एक बात ज़रूर है, जो डोनर मिनिस्ट्री है, पहले डोनर मिनिस्ट्री का काम क्या था मुझे नहीं मालूम, अभी मैं कंसल्टेटिव कमेटी में पहली मीटिंग में किया, उसमें टूरिज़्म का ऊपर इतना बातचीत हुआ। और मैं समझती हूँ मंत्री जी बोले हैं कि जिनका भी जो है करने के लिए डेवलपमेंट टूरिज़्म का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टूरिज़्म का स्वर्ग है, लेकिन बहुत पीछे है हम लोग। कश्मीर और हिमाचल ये सब बहुत आगे है। इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी उस दिन मुझे प्रोत्साहन किया, और मैंने बोला आपको लिख के मैं जितना भी होगा सारे दूंगी। हमारा जितना भी यहाँ सत्र है, इतना 400 इयर्स 500 इयर्स यहाँ में मंदिर है, लेकिन किसी को नहीं पता। जो पिलग्रिमेज टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। श्रीमती क्वीन ओझा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वीं लोकसभा में रिकॉर्ड संख्या में जीतकर आई महिला सांसदों को सदन में बोलने के लिए काफी प्रोत्साहित करते हैं। सांसद क्वीन ओझा कहती हैं, शून्यकाल सहित अन्य नियमावली के अनुसार अध्यक्ष जी उन्हें संसद में भागीदारी का मौका देते हैं। कि हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, खासतौर से जो महिलाएं चुन के आई हैं लोकसभा, और इस बार रिकॉर्ड सबसे ज्यादा महिलाएं 17वीं लोकसभा में चुन के आई हैं, तो उनका किस तरह सहयोग मिलता है, इसका अनुभव बताएं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी ओम बिरला जी के बारे में, एक बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही महानुभव। और इस बार संसद में महिलाएं बहुत आए हैं। मेरा भी बहुत हिचक था कि मैं बोल पाऊँगी, और मैं हमारा आसाम का तो सब लोग हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोलते,
तो वही एक था डर कि बोल पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। लेकिन मैं साहस करके स्पीकर जी को मैंने अपील किया कि मुझे बोलने दे, तो उन्होंने बोलने दिया और उनकी साहस में मैं बोल पड़ी। उसके बाद जो शुरू हुआ, मैंने देखा उन्होंने रोज़ सारी महिलाओं सबको एनकरेज करते थे, मुझे भी एनकरेज करते थे, हर दिन बोलने देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई अगर नहीं बोलते थे वो जोर ज़बरदस्ती उसको बुलाते थे। ऐसा महिला अभी नहीं है जो सदन में नहीं बोली। तो मैं मानती हूँ कि ऐसा एक स्पीकर महान है वो, क्योंकि उन्होंने उनको महिलाओं का जो दिल में रहता है संकोच का भाव, उसको निकाल के फेंका और सारा महिलाओं को सदन में बोलने का मौका दिए। इसीलिए मैं आपकी संसद टीवी के ज़रिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और अगले दिन भी हम आशा करते हैं उनको सहायता मिले, सहयोग मिले और हम लोग आगे बढ़ सके, क्योंकि संसद जो है ये एक ऐसा जगह है जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग देखते रहते कि दीदी क्या कर रही है, क्या बोल रही है। इसीलिए उन्होंने ये मौका हमको दिया है और इसीलिए हम समझते स्पीकर साहब जो हमारा महिलाओं को आगे लेके गया है, ये बहुत अच्छा बात है, भारत के लिए भी अच्छा बात है। प्रधानमंत्री भी आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं? जी, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बुलाए, ग्रुप करके हमको बातें हमसे किया, सबका परिचय लिया। तो मैंने बोलने भूल गया कि मैं मेयर थी। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों भूल गए कि आप मेयर थी, आप बताइए। तो ऐसा एनकरेजिंग जो हमारा पीएम है, तो इनका बारे में बताना तो मैं समझती हूँ मेरा छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन वो जो हमको प्रोत्साहित करता है वो भी बहुत ज़्यादा है। श्रीमती क्वीन ओझा माननीय सदस्य पहली बार संसद बनी है और इसी बार कम से कम 5 बार माननीय सदस्य को मौका मिला। इसीलिए मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसीलिए बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। गुवाहाटी के सब लोगों ने बोला कि इतना आपको बोलने मिल रहा है, बहुत खुश है सब लोग, और गुवाहाटी के सब लोगों ने भी आपको धन्यवाद दिया है। क्वीन ओझा लोकसभा की सक्रिय सांसद हैं और लोकसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल और नियम 377 के तहत अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे शून्यकाल के अंतर्गत अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसका आपको आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में मेरा संसदीय क्षेत्र गुवाहाटी चुना गया है। खाने में जो सब्जियां और फलों में जो रसायन मिलाकर जो बेचते हैं, ये सिर्फ मेरे एरिया का नहीं, ये सारा भारत के लिए बहुत बुरा हो रहा है महोदय। अतः वर्तमान में हमारी सरकार द्वारा जो व्यावसायिक शिक्षा का जो राष्ट्रीय स्वरूप तैयार किया गया है, उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोजगार, पर्यटन सहित आयुर्वेदा के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा केंद्र स्थापित कर नया आयामों अवसर प्राप्त करे। सांसद क्वीन ओझा की लोकसभा में उपस्थिति 70% रही है। सदन में सांसद क्वीन ओझा की उपस्थिति पर एक नजर डालें। 17वीं लोकसभा में उपस्थिति: पहला सत्र 97%, दूसरा सत्र 85%, तीसरा सत्र 70%, पांचवा सत्र 50%, छठा सत्र 71%, सातवां सत्र 48%, आठवां सत्र 78%, नौवां सत्र 94%। असम राज्य में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन से राजनीति में आई थी सांसद क्वीन ओझा। क्वीन ओझा जी, जिस तरह से हमने देखा था बीते दशकों में असम असंतोष के लिए जाना जाता था, लेकिन अब चूंकि हम देखते हैं संवाद एक कायम हुआ है और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, आप लोग किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? ये जो इंसर्जेंसी के बाद आपने बोला है, ये असम को बहुत पीछे ले गया, लेकिन अभी गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, मोदी जी का इंटेंशन बहुत अच्छा था। इसीलिए सारे इंसर्जेंसी ग्रुप
अभी मेन स्ट्रीम में आके सरकार का साथ बैठ के बात करके उनको जो चाहिए था कोशिश किया सरकार ने करने के लिए, और असम शांतिमय असम के लिए अभी कोशिश कर रहा है सरकार ने, और सक्सेस भी हुआ है और लोग बहुत खुश हैं क्योंकि लोगों को पहले बाहर से लोग नहीं आते थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, यहाँ का इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया था। तो अभी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीका, स्पेशली सीएम हमारा आदरणीय चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, सभी का साथ एक अच्छा रिश्ता बना के उनका सुन के जितना भी इंसर्जेंसी ग्रुप था सारे को अभी मेन स्ट्रीम में लेके आया, और मैं समझती हूँ उनकी नेतृत्व में अभी असम बहुत आगे बढ़ेगा। संसद और केंद्र सरकार के माध्यम से सांसद क्वीन ओझा ने कई विकास कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में किए हैं, लेकिन कोविड की वजह से काफी समय बर्बाद होने के कारण वो बाकी बचे कार्यकाल में अपने सभी अधूरे कार्य पूरे करना चाहती हैं। लोकसभा एक ऐसा मंच होता है जहां पर जनप्रतिनिधि जो अपने संसदीय क्षेत्र से चुनकर जाते हैं वहां पर अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। सरकार से वो अपने लोगों के लिए कुछ योजनाएं लाते हैं और साथ में उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। ऐसे में गुवाहाटी की सांसद क्वीन ओझा, इनकी लोकसभा में भागीदारी सराहनीय रही है और कई सत्रों में तो इनकी उपस्थिति 100% रही है और एक अच्छी सांसद के तौर पे जानी जाती हैं जो अपने क्षेत्र की आवाज़ को संसद में बुलंद करती हैं। मैडम, अगर हम बात करें कि अब 1 से 1.5 साल का समय रह गया है अगले आम चुनाव को लेकर, 3.5 साल लगभग आप लोगों ने संसद में बिताया है, बीच में कोविड महामारी जैसी एक बड़ी मानवीय संकट भी हमने देखा था, फिर भी आप लोगों ने बड़ी कोशिश की अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को उठाने का। अब आगे का रास्ता किस तरह से देखती हैं? कौन से ऐसे काम हैं आपके गुवाहाटी में जिनको आप पूरा करना चाहती हैं? मैं हरदम एक बात में बहुत चिंतित रहती हूँ, वो हमारी मुख्यमंत्री से भी मेरा बात होती रहती है, और जो गुवाहाटी का ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, इतना बड़ा ब्रह्मपुत्र, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट था पहले बहुत घोटाला हुआ, इसीलिए अभी तक गुवाहाटी के लोगों को पानी का थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी शुरू होगा, पानी देना शुरू करेगा। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि 100% लोगों को पानी मिले, जैसे जल जीवन मिशन से सारा गांव में पानी मिल रहा है और ऐसा ही गुवाहाटी में हो, और इसी कोशिश में मैं लगते रहूँगी। और बाकी यातायात अच्छा हो रहा है, अभी यहाँ में पहले बहुत कम फ्लाइट चलते थे सारे जगह, अभी बहुत चलता है, नया नया ट्रेन आ रहा है, विभिन्न टूरिस्ट के लिए विस्टोडम भी शुरू हुआ, 2 ऐसे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि और बहुत कुछ करना है। माननीय मुख्यमंत्री के जरिए और हमारी डोनर मिनिस्ट्री के जरिए मैं कोशिश करूंगी जो भी अभी कमी है वो ख़त्म करें। बिल्कुल, सांसद क्वीन ओझा कह रही हैं कि काफ़ी कुछ किया है, लेकिन वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार रही हैं कि काफ़ी कुछ करना अभी बाकी है। अभी इनके पास 1 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ है और ये चाहती हैं कि जो भी वायदे और जो भी अपेक्षाएं गुवाहाटी की जनता इनसे करती है वो इसे पूरा करने चाहती हैं, और इसके लिए वे केंद्र सरकार से भी सहयोग चाहती हैं, राज्य सरकार से भी सहयोग चाहती हैं। मैम, आपने आपके सांसद की इस कड़ी में हमें समय दिया, आपके साथ हम आपके क्षेत्र में घूमे, आपने अपने विकास कार्य हमें दिखाए, आपने ये भी हमें बताया कि आपके सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं। हम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।